हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये इस जो भी आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शेयर करने वाली हूँ, ये उसका पार्ट 1 होगा, क्योंकि पार्ट 1 ही काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ऐसा टॉपिक ही है, इसमें समझाना भी है तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। और दोनों अगर टॉपिक, क्योंकि दो यहाँ पे मैं आज प्रणाली शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसीलिए आज ये पार्ट 1 होगा। इसी का जो पार्ट 2 है वो आप देखिएगा। मैं इसी वीडियो के लिंक में इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगी, जिसमें कि हम इसके पूछताछ प्रशिक्षण को देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम केवल अनुभविक अधिगम के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। बाकी अगर तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है, पाठ्यक्रम संप्रेषण की अनुभविक अधिगम एवं पूछताछ प्रशिक्षण प्रणाली का वर्णन कीजिए। यह है कि अनुभवात्मक अधिगम प्रणाली की प्रक्रिया एवं शैक्षिक अनुप्रयोग की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इस क्वेश्चन का पार्ट 1 होगा, क्योंकि जो अनुभविक अधिगम है यानी एक्सपेरिएंटल लर्निंग है, जिसे हम अनुभवात्मक अधिगम या अनुभवजन अधिगम के नाम से भी जानते हैं, तो वही ऑलरेडी इतना लेंदी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, समझाना भी है, बात केवल पढ़ने की रहती तो शायद उतना लेन देन नहीं होता, लेकिन अगर मुझे समझाना भी है तो अगर मैं दोनों टॉपिक यदि दोनों प्रणाली अगर डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। और ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको इसके प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए पार्ट 1 इसका होगा। पार्ट 1 में हम केवल अनुभविक अधिगम की बात करेंगे और पार्ट 2 में हम इसके पूछताछ प्रशिक्षण की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में केवल हम अनुभविक अधिगम यानी अनुभवजन्य अधिगम की ही बात करेंगे। तो इसके हम उत्तर की बात कर लेते हैं। तो उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे अनुभविक अधिगम प्रणाली। तो देखिए, इसके नाम में क्या है, अनुभविक मतलब अनुभव आपको जैसे आप कोई चीज़ करेंगे तब उससे जो सीखेंगे तो आपको वो अनुभव से आता है ज्ञान। यानी अनुभव को हम लोग कह सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग से आप इसका तात्पर्य लगा सकते हैं। क्योंकि आपको किसी चीज़ का अनुभव कब आएगा, जब आप वो काम खुद करेंगे। जब आप खुद से कोई काम करके सीखते हैं तो वो जो शिक्षा होती है वो हम कह सकते हैं कि एक अनुभवजन्य शिक्षा है, यानी अनुभवजन्य जो है अधिगम है, सॉरी। ठीक है, यानी आप अनुभव से कोई चीज़ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो वो होता है अनुभविक अधिगम प्रणाली। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने इसके नाम का केवल मतलब बताया है। अब इसमें आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, अब कब ये आया, कौन लाया, ये क्या कैसी प्रक्रिया है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। केवल एक बार देखिएगा, काफ़ी सरल भाषा में मैंने कोशिश की है जो है लिखने की। बाकी समझाऊंगी तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो पाठ्यक्रम संप्रेषण की यह भी एक अच्छी प्रणाली मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसलिए हमने इस लाइन को यहाँ पे हमने सबसे पहले रखा है। अब क्या होता है अनुभवजन्य या अनुभवात्मक अधिगम। तो अनुभवजन्य या अनुभवात्मक अधिगम एक ऐसी प्रणाली या प्रक्रिया है जिसमें अनुभव के माध्यम से व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो अगर सीख रहा है, जिसको सीखना है, वो उस चीज़, किसी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को या किसी विषय को या किसी भी चीज़ को अनुभव के माध्यम से अगर वो शिक्षित हो रहा है, अनुभव के माध्यम से वो सीख रहा है, तो वो हमारी होती है अनुभवजन्य अधिगम। यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम किसी व्यक्ति को अनुभव के माध्यम से शिक्षित करते हैं, मतलब वो चीज़ वो खुद वो काम करके खुद के एक्सपीरियंस से तब वो सीखे। अब अनुभवजन्य अधिगम व्यक्तिगत सीखने की प्रक्रिया है। यानी आपको कोई और काम, अगर जैसे आपको कोई चीज़ सीखना है, ठीक है, आपको कोई आर्ट बनाना है या कुछ भी, आपको कोई काम करना है, कोई खाना बनाना है या कुछ भी काम करना है, केवल एग्जांपल बता रही हूँ। आप वीडियो में देखते हैं, जैसे खाने बनाने का बहुत लोगों को शौक़ है, तो वो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज़ देखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को सुनिएगा। तो रेसिपी देखते हैं, तो क्या वो जो रेसिपी देखते हैं, क्या वो देख के उस चीज़ को अच्छे से कर लेंगे? क्या उन्हें वो कन्फर्म हो गया कि अब तो मुझे ये बनाना आ गया? किसी चीज़ को देख के भले आप उस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं कि इसने इस चीज़ को ऐसे बनाया, लेकिन आप उस चीज़ में परफेक्ट तभी होंगे जब आप उस चीज़ को खुद भी करेंगे। तो आप अनुभव जब उस चीज़ को खुद बना के सीखेंगे तो उससे जो आप सीखते हैं वो होती है अनुभवजन्य अधिगम। तो ये व्यक्तिगत सीखने की प्रक्रिया है, मतलब इसमें व्यक्ति खुद सीखता है, कोई और आपको
वो कार्य कोई और कर रहा है, उस चीज़ को देख के आप सीखेंगे तो वो अनुभवजन्य अधिगम नहीं होता है। ठीक है। अब इसकी शुरुआत 1970 में हुई और डेविड कोल्ब के अनुभवजन्य अधिगम के आधुनिक सिद्धांत को विकसित करने में बहुत सहायता की। जो डेविड कोल्ब है उन्होंने ही अनुभवजन्य अधिगम का जो एक मॉडर्न, जो हम कह सकते हैं आधुनिक जो सिद्धांत है, उसको उन्होंने विकसित करा। अब ये डेविड कोल्ब का जो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत है, हम अगर थोड़ा सा इसके बारे में बात करें, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए क्योंकि ये आगे अभी आएगा। ठीक है। तो डेविड कोल्ब ने जो उनकी जो थ्योरी है, डेविड कोल्ब की ये जो इस चीज़ को लेके, अनुभवजन्य अधिगम को लेके जो एक थ्योरी है, उस थ्योरी को हम लोग मैच करते हैं, मतलब उस चीज़ को हम लोग तुलना करते हैं हमारे जीन पियाजे की थ्योरी से। और जीन पियाजे की जो थ्योरी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसमें भी उन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं कि बच्चा जो है 4 स्टेज से होते होते सीखता चला जाता है। तो उसमें उन्होंने एक बात और ये कहा कि जो बच्चा है, यानी जिस विद्यार्थी की बात करें या बच्चे की बात कर रहे हैं, वो अगर कोई एक चरण मिस कर देता है, कोई एक स्टेप मिस कर देता है, तो उस पे उस चीज़ का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब उसको हर एक स्टेज से होते होते आगे वाले स्टेज में जाना है। ठीक है। लेकिन जो डेविड कोल्ब में है, इनका ये कहना है कि इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी एक स्टेज में हैं तो आप जो है तभी पहला स्टेज क्रॉस करके आप दूसरे स्टेज में जाएंगे। इनके भी 4 स्टेजेज हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि आप कभी भी किसी स्टेज में जा सकते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और डेविड कोल्ब की जो थ्योरी थी, इनकी थ्योरी थी कि आप व्यक्ति जो है वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, यानी खुद अनुभव करके सीखता है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई आपको स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत है, आप ये कभी भी व्यक्ति कर सकता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि आपको बचपन से शुरू करना है। जैसे जीन पियाजे का कहना था कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्या क्या एक्टिविटी करता है, फिर वो कहाँ से कैसे सीखता है, फिर 2 से 6 वर्ष का बच्चा किस तरह से सीखता है। तो उनकी एक स्टेप थी पूरा एज को लेके, लेकिन इनका ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा कि सीखने का जो सिद्धांत है उसमें इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी कोई चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है। ये थी डेविड कोल्ब की थ्योरी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति जो है खुद करके सीखता है। यानी इसमें ओवरऑल उनका कहने का तात्पर्य यही था कि किसी चीज़ को अगर आप करेंगे तब आप उस चीज़ को करके जो अनुभव प्राप्त करेंगे उससे आप चीज़ों को सीखेंगे। अब डेविड कोल्ब के अनुसार है कि अनुभवजन्य अधिगम व्यक्ति के सीखने की क्रिया पर केंद्रित होता है। मतलब बच्चा इसमें वही चीज़, जैसे मैंने कहा कि वो खुद करके सीख रहा है चीज़ों को, तो व्यक्ति के सीखने की जो क्रिया है उस पर ही ये अनुभवजन्य अधिगम जो है वो केंद्रित होता है। यानी इसमें विद्यार्थी या बच्चा जो भी है, जो सीख रहा है, जो व्यक्ति वो कोई कार्य करता है, उस कार्य को करके फिर वो चीज़ों को सीखता है, तो वो होती है अनुभवजन्य अधिगम। तो ये आपको पता चल गया। बस इतना याद रखिएगा कि डेविड कोल्ब के अनुसार लर्निंग जो है वो कैसे है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने पर आधारित होता है। अब अनुभवजन्य अधिगम शिक्षक की उपस्थिति के बिना भी हो सकता है। यहाँ शिक्षार्थी की भूमिका प्रकृति में सक्रिय है। यानी जैसे अगर आपको कोई चीज़ सीखना है तो ऐसा तो नहीं कि आपको किसी और की ज़रूरत है। मतलब अगर अध्यापक नहीं है तो क्या बच्चा नहीं सीख सकता? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना कि क्रिएटिव माइंड के होते हैं, तो वो खुद चीज़ों को करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों की आदत है कि कुछ भी अगर कोई भी काम करना है, चाहे वो इलेक्ट्रिक का काम हो या किसी चीज़ का काम हो, तो वो खुद वो जैसे हम लोग मतलब जैसे हम लोग छोटे थे तो बहुत सारे बच्चों की ऐसे शरारत होती है कि जहाँ पर भी उनको कुछ इलेक्ट्रिक जो है डिवाइसेस दिखती हैं वो उसको खोलना शुरू कर देते हैं देखने के लिए कि क्या है, कैसे है। क्रिएटिव नेचर के होते हैं, तो वो कुछ चीज़ को करते करते वो खुद चीज़ें अपने आप सीख जाते हैं। उन्हें किसी की गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती या किसी शिक्षक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा है, मतलब इसमें ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि जो अनुभवजन्य अधिगम है वो शिक्षक की उपस्थिति में ही होगा। अगर शिक्षक नहीं भी है तभी बच्चा अगर कोई काम कर रहा है तो करते करते वो उसमें भी कुछ चीज़ें सीख जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो है शिक्षक की उपस्थिति की ये बिना भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो एक्टिव नेचर होता है वो शिक्षार्थी का होता है, यानी सीखने वाला इसमें सक्रिय होता है। तो वो खुद चीज़ों को करके सीख रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि कोई शिक्षक रहे तभी वो सीखेगा। अब आगे है कि ज्ञान प्राप्त करने की यह एक निश्चित प्रक्रिया है जो वास्तविक रूप से होती है, तथापि वास्तविक अनुभव सीखने के लिए कुछ तत्वों का होना आवश्यक है। कोल्ब के अनुसार ज्ञान लगातार 2 तत्वों, व्यक्तिक और वातावरण के माध्यम से प्राप्त होता है।
देखिए, ज्ञान जब भी हम प्राप्त करते हैं, मतलब इसका ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि जो ज्ञान है वो एक मतलब ज्ञान प्राप्त करने की जो ये अनुभवजन अधिगम एक प्रक्रिया जो है वो एक निश्चित प्रक्रिया है। और व्यक्ति हमेशा जो है लगातार चीज़ों को अगर सीख रहा है तो उसमें भी उसको दो चीज़ों की जो है, मतलब हम कह सकते हैं कि कोल्ब ने कहा था कि दो तत्वों की उसे आवश्यकता पड़ती है। मतलब उन दो चीज़ों का होना प्रकृति मतलब आवश्यक है। उन्हीं के माध्यम से व्यक्ति जो है सीखता है या जो बच्चा है या बालक जो है वो सीखता है। क्या क्या है, एक व्यक्ति यानी एक तो बच्चा वो खुद, ठीक है, और दूसरा वातावरण, क्योंकि ये दोनों चीज़ें होती हैं तभी जो है व्यक्ति जो है खुद से करके चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर कोल्ब ने ये दो चीज़ें, दो आवश्यक तत्वों को जो है बताया था कि ये दो आवश्यक तत्व अगर है तो जो है अनुभवजन अधिगम होता है। अतः स्पष्ट है कि अनुभवजन अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्र पारस्परिक शैक्षणिक सेटिंग के बाहर प्रत्यक्ष अनुभवों से ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करते हैं। मतलब ये जो अनुभवजन अधिगम है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो छात्र हैं, अब जैसे हमारा एक कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को समझिएगा इस लाइन को समझने के लिए, कि जैसे हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चा जो है विद्यालय में आया, विद्यालय के अंदर ही उसे सब कुछ सिखाया जा रहा है, तभी उसकी जो है ज्ञान है, उसकी जो कौशल है वो उसका विकास हो रहा है। तो ये जो है अनुभवजन अधिगम इस चीज़ को नहीं मानता। अनुभवजन अधिगम ये कहता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि किसी बाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी पारंपरिक शैक्षिक सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी विद्यालय की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को सीखने के लिए। मतलब सीखना जो है वो ज़रूरी नहीं कि केवल आप विद्यालय में रह के ही सीखेंगे या किसी पारंपरिक जो शैक्षणिक सेटिंग है, मतलब चाहे विद्यालय है चाहे कॉलेज है, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल यहीं पर जहाँ पर मतलब शिक्षा दी जाती है केवल आप वहीं पर जाके चीज़ों को सीखेंगे। अनुभवजन अधिगम इस चीज़ को नहीं मानता। ये कहता है कि हम एक ऐसी प्रक्रिया है या ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी शैक्षणिक सेटिंग से बाहर प्रत्यक्ष अनुभव से जो है आप अपने ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करते हैं। यानी आप जानते हैं, जैसे आपको कोई चीज़ सीखना है, आप विद्यालय नहीं जा रहे और सीखना जो है एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, मतलब आप जीवन भर सीखते रहते हैं। तो क्या आप जीवन भर विद्यालय जाते हैं? नहीं जाते। तो वही चीज़ है कि ये आप कभी भी प्रत्यक्ष अनुभव से आप कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई चीज़ वहाँ पे किसी चीज़ को देख के उस चीज़ को खुद से कर रहे हैं, तो आप नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, अपने नए कौशलों का विकास कर रहे हैं, अपने ज्ञान का विकास कर रहे हैं, अपने मूल्यों का विकास कर रहे हैं। होता है ना, जैसे हम विद्यालय नहीं जा रहे हैं, हम अपनी लाइफ में जब हमारा विद्यालय वाला जर्नी पूरा खत्म हो जाता है फिर भी हम पूरी लाइफ कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो हम किसी चीज़ को देख के उस चीज़ को खुद से करते हैं और हम सीखते हैं। हमको किसी शैक्षणिक संस्थान की ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए हमेशा। तो अनुभवजन अधिगम का केवल यही मतलब है कि आप अनुभवजन अधिगम कभी भी कर सकते हैं। किसी विद्यालय या किसी शैक्षणिक सेटिंग की ज़रूरत आपको नहीं है। आप कभी भी किसी भी शैक्षणिक सेटिंग से बाहर आप कभी भी किसी चीज़ को खुद से अनुभव करके अपने ज्ञान को, अपने कौशल को, अपने मूल्यों को आप विकसित कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अर्थात अनुभवजन अधिगम व्यक्ति के विचारों, भावों और शारीरिक क्रियाओं की सक्रिय सहभागिता है। यानी व्यक्ति इसमें जो है किसी चीज़ को देखता है, उसके बारे में सोचता है, खुद उस चीज़ को फील करता है, फिर अपनी शारीरिक एक्टिविटी करता है उस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि वो करेगा तभी तो सीखेगा। तो वो मतलब एक मिली भगत, एक सक्रिय जो है सहभागिता है इन सब चीज़ों की। और लास्ट में आप लिखेंगे कि यह एक संलग्न सीखने की प्रक्रिया है। इसे करके सीखो यानी लर्निंग या लर्न बाय डूइंग के रूप में भी जाना जाता है। मतलब ये एक संलग्न सीखने की प्रक्रिया है का मतलब क्या है कि आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, खुद लगे रहते हैं। किसी चीज़ को अगर आपको जानना है, सीखना है, तो आप उस चीज़ को करने में लगे रहते हो ना। तो संलग्न का मतलब यही है कि आप उस चीज़ में जुड़े हो, आप उस चीज़ को करना जान रहे हो, तो आप उस चीज़ में बिल्कुल डटे हुए हो। अब हमको एक मैथ का क्वेश्चन लगाना है तो आप बैठे बैठे तो उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। आप उस चीज़ में लोगों के लिए कैसे लगेगा, आप उस चीज़ को सोचोगे, विचारोगे, खुद उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, करते करते आप उस चीज़ को करना सीख जाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो ये आपने देखा कि क्या होता है अनुभवजन अधिगम। अगर ओवरऑल हम एक समरी की बात करें, जितना मैंने अभी आपको बताया, तो अनुभवजन अधिगम क्या है कि एक ऐसा अधिगम, एक ऐसी प्रक्रिया है सीखने की जो व्यक्ति खुद से करके सीखता है। ये लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर डिपेंड रहता है। इसमें व्यक्ति को किसी शैक्षणिक संस्थान की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर जाकर ही वो चीज़ों को सीखेगा। ये कभी भी व्यक्ति किसी भी एज में कभी भी खुद किसी चीज़ को
जो है सोच के विचार के और उस चीज़ में इन्वॉल्व होके संलग्न होके उस चीज़ को करता है और फिर उससे करके वो सीखता है। ये इसमें जो है सीखने की जो कैपेसिटी है या सीखने का जो कौशल है वो सीखने वाले व्यक्ति के ऊपर होता है, इसीलिए इसमें शिक्षार्थी जो है सक्रिय होता है। हमें इसमें किसी शिक्षक की ज़रूरत नहीं होती है। ये ओवरऑल एक समरी था आपका अनुभवजन अधिगम को लेके। थोड़ा सा अब हम कोल्बे की बात कर लेते हैं, जिन्होंने कुछ स्टेप बताए थे इससे सीखने को। अधिक जो अनुभव से हम चीज़ें सीखते हैं ना, तो उस अनुभवजन्य अधिगम को सीखने की भी एक चक्र है, उस चीज़ को आगे हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुभवजन्य अधिगम प्रणाली की प्रक्रिया यानी अनुभवजन्य अधिगम चक्र, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। आप समझ लेंगे ना तो आप खुद भी अगर अपने लैंग्वेज में लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे इसमें कि डेविड कोल्ब ने कहा कि अधिगम चक्र तभी पूर्ण होता है जब कोई अधिगम करता अधिगम के सभी स्तरों या अवस्थाओं जैसे ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण, व्यवहार, अनुभव और प्रत्यावर्तन से गुजरता है। तो आपको ये लिखना है तो ठीक है लिखिए, अदरवाइज आप सीधे चक्र पे भी आ सकते हैं। यानी इसमें ये कहा गया है कि जैसे अनुभव से अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उस अनुभव के कुछ स्तर होंगे, यानी उस एक्सपीरियंस के उस चीज़ से आप गुजरेंगे तभी आप उस चीज़ को और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। अगर कोई भी चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं तो कुछ स्तर या अवस्था उन्होंने बताया जो कि अभी आपको फिगर में देखने को मिलेगा। तो अनुभवजन्य अधिगम चक्र को निम्न चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब आपको स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो पहला स्टेप होता है इसका वो होता है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस यानी मूर्त अनुभव। फिगर को देखिएगा, मैं फिगर में ही समझा दे रही हूँ ताकि आपको जब मैं पूरी अवस्था के बारे में डिटेल से चलूँ तो वहाँ पे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो पहला स्टेप है मूर्त अनुभव, दूसरा हमारा है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन यानी प्रतिदर्श संकल्पना, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट जो है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन यानी अमूर्त संकल्पना, और चौथा हमारा है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन यानी सक्रिय प्रयोग। तो मूर्त अवस्था, प्रतिदर्श संकल्पना, अमूर्त संकल्पना और सक्रिय प्रयोग, ये चार स्तर हैं या अवस्थाएं हैं अनुभवजन्य अधिगम करने की। अब चारों में देखिए क्या होता है। पहला, जैसे आप मूर्त अनुभव किसी चीज़ को देख के आप उस चीज़ को फील कर रहे हो, यानी मूर्त अनुभव आप कैसे करोगे, किसी चीज़ को देखोगे ना तो उस चीज़ को आप फील करोगे कि ये चीज़ ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर आता है उस चीज़ को फील करना, यानी आप उस चीज़ का अनुभव कर रहे हो। मूर्त अनुभव यानी उस चीज़ को देख के आप फील कर रहे हो, ठीक है। मूर्त का मतलब ये होता है देख के आप उस चीज़ को फील कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने एक अनुभव किया, मूर्त अनुभव किया, ठीक है। अब आपने मूर्त अनुभव किया तो फिर आप जो है उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन, आप उस चीज़ का अवलोकन कर रहे हो, उसके बारे में आप उस चीज़ को देख रहे हो। देखने के बाद जैसे फील करने के बाद आप उस चीज़ को देख रहे हो, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से आप उस चीज़ को देख रहे हो। उसकी जो सारे उसमें चीज़ें बताई जा रही हैं, यानी उसकी आप एक संकल्पना, एक अवलोकन कर रहे हो, उस चीज़ को समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उस चीज़ को फील करने के बाद उस चीज़ का अवलोकन किया, उसको देखा, उसको समझा, ठीक है, उसकी निगरानी करी कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ठीक है। अब उस चीज़ को आपने निगरानी की, आपने उस चीज़ को देख लिया, उसको उसके हिसाब से आपने एक जो है संकल्पना जो है अपनी बना ली। उसके बाद आप आते हो फिर अमूर्त संकल्पना पे। जैसे अभी आपने उस चीज़ के बारे में देखा, फिर आपने एक अमूर्त संकल्पना बनाई कि अब तो हम इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं, हम इस चीज़ को वैसे भी कर सकते हैं, यानी आप उस चीज़ के बारे में आप चिंतन करने लगे। चिंतन कर रहे हो आप इस स्टेज में, थर्ड स्टेज में अमूर्त संकल्पना में, कि हम तो इस चीज़ को अब ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अगर इस तरह भी आया तो हम इस चीज़ को भी सॉल्व कर लेंगे। मतलब अब आप जो है जो चीज़ आपके सामने नहीं है उसके लिए भी आप जो है एक संकल्पना बना लिए कि अब तो हम कुछ भी आएगा हम उस चीज़ को कर लेंगे। उसके बाद फिर चौथा स्टेज आता है सक्रिय प्रयोग, यानी जो आपने सोचा समझा, उस चीज़ का चिंतन किया और आपने एक अमूर्त संकल्पना बनाई। अब आपने उस चीज़ का जो है सक्रिय प्रयोग कर लिया, यानी आप इस चीज़ में कार्य कर रहे हो, ठीक है। फिर वापस से आप पहले स्टेज पे चले जाते हो, मूर्त अनुभव, यानी आप फिर एक नया चीज़ फील करते हो, फिर सेम प्रोसेस आप रिपीट करते हो। अब थोड़ा सा इस चीज़ को अब एक एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं, ठीक है। चलो, आप एक मैथ की क्लास में गए, ठीक है, एक मैथ की क्लास में गए जहाँ पे एक अध्यापक, एक बहुत अच्छे अध्यापक जो है वो मैथ का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप गए तो आपने ये अनुभव किया कि उनके पढ़ाने का शैली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा रहे हैं, तो आपने उस चीज़ को फील करा कि
हाँ यार, इनका पढ़ाने का शैली तो बहुत अच्छा है, आपने उस चीज़ को फील करा, आपने एक्सपीरियंस मूर्त अनुभव करा देख के कि हाँ ये बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा रहे हैं, तो आपको ये लगा कि हाँ मैं भी पढ़ूंगा, बहुत अच्छे से ये चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, तो अगर मैं भी इनसे पढ़ूंगा तो मैं भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो आपने अनुभव किया कि ये टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, तो ये हमारा पहला स्टेज हो गया। किसी चीज़ को हमने फील करा कि इनके पढ़ाने की शैली जो है बहुत अच्छी है, तो ये पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज, अब जो वो अध्यापक जिसको कि आपने देख के फील करा कि नहीं ये टीचर तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, अब आप उसके पढ़ाने की चीज़ों को देख रहे हो, यानी अगर वो जो भी मैथ का टॉपिक वो अध्यापक पढ़ा रहा है, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो कि हाँ वो इस चीज़ को यानी अच्छे से बता रहा है, तो आप वॉच कर रहे हो उस चीज़ को, उसकी पढ़ाने की शैली को, उसके क्वेश्चन को जो वो बता रहा है, जो वो मेथड बता रहा है किसी भी उस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप इस चीज़ को इस तरह सॉल्व करेंगे या ये फार्मूला लगाएंगे या वो फार्मूला लगाएंगे, आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपने उसके पढ़ाने की जो शैली है फिर उस चीज़ को ऑब्जर्व करा, उसके पढ़ाने जो वो टॉपिक पढ़ा रहा है उस चीज़ को ऑब्जर्व करा, उसकी निगरानी की, आप उस चीज़ को देख रहे हो। ठीक है, अब आप उसके बारे में फिर एक चिंतन करने लगे, थर्ड स्टेज में आते हैं हम। ठीक है, अब आप चिंतन कर रहे हो कि इस टॉपिक का तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं तो आराम से कर लूँगा, मतलब भले वो अध्यापक को वो क्वेश्चन ना कराया हो, आपको केवल तरीका बता दिया क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो अब आप जो वो टॉपिक पढ़ा चुका अध्यापक, आप उस चीज़ के लिए क्या कर रहे हो, चिंतन मनन कर रहे हो कि अब तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, मैं तो ईजिली कर लूँगा। एक अमूर्त संकल्पना आपने बना ली। ठीक है, यहाँ पे आप देख नहीं रहे हो, एक संकल्पना है, एक अमूर्त जो दिखाई नहीं दे रहा है, एक ऐसी संकल्पना आप बना रहे हो। तो इसमें आप अमूर्त संकल्पना कैसे करते हो, सोच के माध्यम से तो करते हो, चिंतन मनन से ही तो करते हो। तो इसमें व्यक्ति जो है वो चिंतन करता है कि अब तो कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं सॉल्व कर लूँगा, यानी एक अमूर्त संकल्पना जो कि दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद अब जो आपने चिंतन करा, अब चौथे स्टेज में आप क्या कर रहे हो, अब आप एग्ज़ाम में बैठे और आपको उस क्वेश्चन का उस टॉपिक का क्वेश्चन आ गया, तो आपने क्या करा, आपने उस चीज़ को इतने अच्छे से देखा था, उस पर आपने चिंतन बना ली कि अब तो कोई क्वेश्चन आ गया अब तो कर लूँगा, और फाइनली आपने क्या करा, आपने वो क्वेश्चन एग्जाम में उस टॉपिक का क्वेश्चन आया और आपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे जो है सक्रिय प्रयोग आपने उस चीज़ का किया, यानी आप इसमें कार्य कर रहे हो, उस चीज़ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था। फिर वापस से आप एक नए फील्ड पे आते हो, यानी एक नया अनुभव करते हो, फिर उस चीज़ को रिपीट करते जाते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी बता दिया कि चारों का क्या एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कोल्बे का अनुभवजन अधिगम का जो चक्र था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच बीच में ना जो मैंने एरो के बीच बीच में कुछ लिखा है, जैसे मूर्त अनुभव तो फील करने से आता है, तो फीलिंग लिख दिया उसके नीचे। प्रतिदर्श संकल्पना कैसे आती है, निगरानी यानी वॉच करने से आती है। अमूर्त संकल्पना जो है वो चिंतन करने से आती है, और सक्रिय प्रयोग जो है वो डूइंग यानी क्रिया करने से आती है। अब चारों के बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर डाइवर्जिंग यानी अपसारी है, यानी जब आप किसी चीज़ को फील कर रहे हो, नीचे एक साइड में अगर आप उस चीज़ को पहले देखो फिर आप फिगर में चलना। ठीक है, नीचे दैट इज करके मैंने लिखा है फील, एरो देके वॉच, फिर एरो देके थिंकिंग, फिर एरो देके डूइंग, फिर एरो देके फील। यानी जब आप किसी चीज़ को फील करके फिर उस चीज़ को वॉच करते हो तो वहाँ पर जो नेचर होता है वो डाइवर्जिंग नेचर होता है, यानी अपसारी नेचर का होता है। यानी फील एंड वॉच जो है, जहाँ पे आप किसी चीज़ को फील करते हो फिर उस चीज़ का वॉच करते हो, तो वहाँ पे जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। उसके बाद जब आप वॉच कर किसी चीज़ को देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, फिर उसके बारे में आप सोचने लग रहे हो, तो यहाँ पर जो है आप यानी उस चीज़ को अब अपना चुके। ठीक है, यानी आपने उस चीज़ को अपना लिया, आत्मसतीकरण कर लिया, एसिमिलेट कर लिया। तो इसीलिए वॉच और थिंक का ये जो बीच का गैप है इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पे आपने किसी चीज़ को आत्मसातीकरण कर लिया यानी अपना लिया वहाँ पे। तो वॉच और थिंकिंग के बीच क्या हो जाएगा, आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेटिंग। और उसके बाद थिंकिंग और डूइंग, यानी अब आप किसी चीज़ को सोच रहे हो फिर उस चीज़ को आपने कर दिया, तो यानी आप उस चीज़ को अब कन्वर्ज कर रहे हो, यानी अभिसारी हो गया। थिंकिंग एंड डूइंग के बीच का जो ये चक्र है वो उसमें आपने चीज़ों को क्या कर लिया, कन्वर्जिंग नेचर आपका यहाँ पे रहा, यानी आपने उस चीज़ किसी चीज़ को अपना लिया है तो उस चीज़ को फिर आपने कर दिया, यानी अभिसारी यानी कन्वर्ज कर दिया। जो आपने चिंतन किया फिर आपने उस चीज़ को कर दिया, तो यानी आपने वहाँ पे उस चीज़ को कन्वर्ज कर दिया। उसके बाद डूइंग से फील, यानी फिर आप किसी एक नए फील पे आते हो, किसी चीज़ को आपने कर लिया फिर आप एक नए फील पे आते हो, यानी किसी नई चीज़ को फील करते हो, यानी आपने उस चीज़ को जो है समायोजित कर लिया अपने आप में। तो ये जो बीच का जो चक्र है इसमें कोल्बे के में यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। फील एंड वॉच में
अपसारी होगा, थिंक एंड वॉच में आत्मसतीकरण होगा, फिर चिंतन और सक्रिय प्रयोग में अभिसारी होगा, और फील एंड डू में क्या होगा, समायोजन होगा। यानी आपने किसी चीज़ को किया, फिर आप नए फील पे आए तो वहाँ पे आप समायोजित हो चुके हो। तो ये था हमारा कोल्बे का पूरा चार्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम ज़्यादा देखिए डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो अब हम चक्र के जो 4 अवस्थाएं हैं उसको एक एक करके छोटा छोटा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अनुभवजन अधिगम चक्र की अवस्थाएं में अनुभवजन अधिगम चक्र की निम्नलिखित 4 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था है मूर्त अनुभव। तो इस चक्र की पहली अवस्था मूर्त अनुभव या ठोस अनुभव है। यह वह चरण है जहां अधिगमकर्ता एक नए अनुभव का सामना करते हैं, एक नया दृष्टिकोण विकसित करते हैं। इस चरण में अधिगमकर्ता किसी नई चीज़ से परिचित होते हैं या किसी कार्य को करने के लिए एक नई तकनीक सीखते हैं। इसमें अधिगमकर्ता केवल पढ़कर और देखकर ही नहीं अपितु उसे सभी इंद्रियों के द्वारा अनुभव प्राप्त करने में सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता होती है। यानी ओवरऑल इसमें क्या है कि जो है अधिगमकर्ता जो है वो एक नया अनुभव सामना करता है, फील करता है, एक नई चीज़ों को फील करता है। और ऐसा नहीं कि फील करने के लिए वो केवल पढ़ेगा किसी चीज़ को या देखेगा तभी होगा, वो अपनी अलग अलग जो इंद्रियां हैं सभी इंद्रियों से वो अनुभव, किसी चीज़ को छू के भी कि ये किस तरह से बनी है उसको देख रहा है, मतलब अपने अलग अलग इंद्रियों का भी वो प्रयोग करके अनुभव ले रहा है। तो ये पहली स्टेज में वो यही करता है। तो मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहली अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति जो है मूर्त अनुभव करता है। तो अब मूर्त अनुभव में किसी चीज़ को देखता है और सभी इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, हो सकता है छू के, देख के, सुन के, तो पढ़ के। तो इस तरह से वो सक्रिय जो है भूमिका निभाता है मूर्त अनुभव के दौरान। चलिए अब सेकेंड अवस्था पे चलते हैं। तो द्वितीय अवस्था हमारी है प्रतिदर्श अवलोकन। तो यह दूसरी अवस्था है जब अधिगमकर्ता किसी विचार या मत को बनाने से पूर्व परिस्थिति पर विचार करता है। यह वर्तमान अनुभवों को अपने पूर्व अनुभवों से जोड़ता है, उनसे संबंध स्थापित करता है। उनके पर्यवेक्षण का केंद्र बिंदु देखना, निरीक्षण करना, जानना और समझना होता है। यानी इस अवस्था में क्या होता है कि अधिगमकर्ता जैसे फील कर लिया तो उसके बाद उस चीज़ को फिर वो देखता है, समझता है, उसका निरीक्षण करता है, उसके बारे में जानता है, उस चीज़ को समझता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें अधिगमकर्ता करता है। और जो अधिगम करता है इसमें जैसे अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो, उसके बारे में समझ रहे हो, तो आप अगर उस चीज़ से रिलेटेड आपकी कोई एक पहली से अगर अनुभव रहा होगा तो आप क्या करोगे, उस पुराने जो अनुभव हैं उसको भी आप अपने जो वर्तमान अनुभव हैं आप उनसे जोड़ेंगे, उनसे संबंध स्थापित करेंगे। वो अच्छा इस तरह से हो रहा है। जैसे एक मैथ का एक क्वेश्चन है तो आपको जो है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब कुछ आता है, ठीक है। तो आपको इस अगर आपने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसमें कि वो सारी चीज़ें थी तो आपने कहा वो तो मुझे आता है, वो तो मैं इजीली कर लूँगा। तो इसमें यही चीज़ है कि आप जो अगर वर्तमान में कोई चीज़ अनुभव कर रहे हो, किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, जानने की, तो आप अपने जो पुराने अनुभव हैं उसको भी उस चीज़ से जोड़ के तब आगे बढ़ते हो। तो इसमें ओवरऑल अवलोकन किया जाता है, वॉच किया जाता है, चीज़ों को देख के समझा जाता है, उसके बारे में जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंड स्टेज में होती हैं। थर्ड स्टेज है अमूर्त संकल्पना। तो इस अवस्था में अधिगमकर्ता अपने अनुभवों की व्याख्या करने के लिए सिद्धांतों का निर्माण करता है। वह सूचनाओं को एकत्रित करता है, उनका विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है। इस अवस्था में अधिगमकर्ता का ध्यान चिंतन द्वारा अधिगम पर केंद्रित होता है। यानी अब अधिगमकर्ता क्या कर रहा है, अपने अनुभवों की व्याख्या के लिए एक सिद्धांत का निर्माण कर लिया कि अब तो कुछ भी होगा, मैं आराम से उस चीज़ को कर लूँगा। अब वो सूचनाएं एकत्रित करता है, उसका विश्लेषण करता है, फिर एक रिजल्ट बनाता है कि हाँ इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक मैंने बताया कि इसमें मतलब इस स्टेज में यही होता है कि अधिगमकर्ता जो है अपने अनुभव को व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत बनाता है। यानी जैसे उसने जो कोई प्रतिदर्श अवलोकन के दौरान उसने जो भी चीज़ें समझी, जानी, देखा, उसके लिए वो एक सिद्धांत पे आया, एक सिद्धांत का निर्माण किया, एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बनाया और कुछ सूचनाएं जो है वो एकत्रित की जो उसने देखा, समझा, जाना सेकेंड स्टेज के दौरान। फिर उससे उसने एक निष्कर्ष निकाला और फिर उसने उस चीज़ के बारे में सोचा, समझा, चिंतन किया ताकि वो उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से अपना जो है उस चीज़ को सॉल्व कर ले, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले या उस चीज़ को समझ ले। तो लास्ट में होता है कि इस अवस्था में जो अधिगम करता है उसका ध्यान जो है वो चिंतन द्वारा अधिगम पर केंद्रित होता है। मतलब वो जो भी चीज़ें उसने देखी, जानी, उस चीज़ के बारे में अब वो अमूर्त चिंतन करने लगा, बिना देखे उस चीज़ के बारे में एक सिद्धांत, एक कॉन्सेप्ट बना लिया ताकि वो आगे जाके उसका प्रयोग कर पाए। चतुर्थ स्टेज यही है सक्रिय प्रयोग। तो ये अंतिम अवस्था है जहाँ अधिगमकर्ता जो कुछ
उसने करके सीखा है उसका वह प्रयोग करता है, यानी अब उसने जो भी चीज़ें सीखी हैं, जानी है, अब वो उस चीज़ का प्रयोग करना सीखा है। तो इसमें ओवरऑल अधिगमकर्ता जो है क्या कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, उस चीज़ को कर रहा है, अमूर्त संकल्पना, और लास्ट में उसने उस चीज़ को जो भी चीज़ें उसने सीखी उस चीज़ का उसने सक्रिय प्रयोग कर लिया। तो ये थी 4 स्टेजेज। अब यहाँ पे अनुभवजन अधिगम की विशेषताएं एवं शैक्षिक अनुप्रयोग या उपयोगिता, कुछ भी अगर आपसे पूछता है तो आप क्या क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। तो अनुभवजन अधिगम की विशेषताओं, शैक्षिक अनुप्रयोगों एवं उपयोगिताओं को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला, यह स्व अनुभव प्रेरित अधिगम है। इसमें सीखने की प्रक्रिया स्वरुचि व स्व प्रेरित होती है। अनुभवजन अधिगम की प्रक्रिया स्वोद्देश्य होती है तथा इससे अर्जित ज्ञान स्थायी होता है तथा ज्ञान के स्थानांतरण में सहायक होता है। तो पहले ये 2 पॉइंट समझते हैं। तो पहला, जैसे मैंने कहा कि इसमें जब आप करके सीखते हैं तो आप स्व अनुभव के लिए प्रेरित स्व अनुभव के लिए प्रेरित होते हैं अधिगम के लिए, यानी आप खुद से करके सीखेंगे। अनुभवजन अधिगम में तो यही है ना कि खुद प्रेरित होता है, व्यक्ति खुद से सीखने के लिए प्रेरित होता है। और इससे क्या होता है कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें उसकी रुचि भी उत्पन्न होती है, वो उसके लिए एक्साइटेड भी होता है, उत्प्रेरित भी होता है। तो पहला तो ये विशेषता देखने को मिलती है। दूसरा ये कि जब ये जो खुद से, मतलब हम खुद से अनुभव करके चीज़ें सीख रहे हैं, अनुभव करके अधिगम कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया है उसका एक उद्देश्य होता है। मतलब कि हम किसी उद्देश्य से उस चीज़ को कर रहे हैं ना। जैसे अगर हमको खाना बनाना सीखना है तो हम खाना बनाने का पूरा प्रोसेस पूरा करते करते सीख रहे हैं कि हमें फाइनली अपना ये प्रोडक्ट बनाना है, हमको फाइनली अपना ये आइटम बनाना है, जो भी हमारा खाना बनाना है। तो हमारा एक कह सकते हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है। तथा जो इससे अगर हम जैसे कुछ भी करके सीख रहे हैं तो वो ज्ञान हमारे माइंड में रह जाता है। तो वो ज्ञान कैसा होता है, यानी उससे जो अर्जित ज्ञान होता है वो स्थायी होता है और ज्ञान के स्थानांतरण में भी सहायक होता है। यानी अगर हम किसी चीज़ को करके सीखेंगे तो अगर हम उस चीज़ को करके सीख गए, हमें फिर किसी और को बताना है तो हम अच्छे से बता भी तो सकते हैं ना, क्योंकि हमने खुद वो चीज़ करके सीखा है। इसीलिए ज्ञान के स्थानांतरण में भी सहायक होता है। तीसरा है स्व अनुभवजन अधिगम से बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। यानी खुद से अगर व्यक्ति कर रहा है, बालक कर रहा है, तो उसके व्यक्तित्व का जो है वो सर्वांगीण विकास हो रहा है इसमें, क्योंकि वो खुद से चीज़ों को करके सीख रहा है। तो काफ़ी हद तक उसका जो व्यक्तित्व है उसमें जो है आप देखेंगे कि विकास हो रहा है, उसकी सोचने की, उसकी करने की शैली। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हमें जो है अनुभवजन अधिगम के दौरान देखने को मिलती है। चौथा है अनुभवजन अधिगम सीखने को एक आनंदमय या आनंददायक प्रक्रिया बनाता है। जब आप खुद से कोई चीज़ कर रहे हो तो आपकी रुचि उस पर आती है, आप उस चीज़ को एक्साइटेड होकर करते हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, आनंददायक होती है। 5वां, इसमें बालक को सीखने का उचित वातावरण प्राप्त होता है। यानी इसमें जो बच्चा है उसको एक सीखने का उचित वातावरण मिलता है कि उसे किसी प्रेशर में नहीं सिखाया जाता, वो खुद से चीज़ों को कर रहा है तो अपने हिसाब से करता है। तो एक सीखने का जो है उचित वातावरण जो है उसे प्राप्त होता है। छठा है, इसमें अधिगमकर्ता की भूमिका प्रकृति में सक्रिय होती है। यानी जैसे मैंने कहा कि इसमें जो है खुद करने वाला जो होता है वो उसी की भूमिका सक्रिय होती है, पहले ही मैंने आपको ये बता दिया था। तो ये सारे हमारे 6 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, इत्यादि मैंने लिख दिया है। तो आई होप कि आपको जो अनुभवजन अधिगम है वो पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम ये रहने देते हैं, इतना इनफ है आज की वीडियो में। तो ये इस क्वेश्चन का ये पार्ट 1 था, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि एक और इसी के साथ जो हमारा पूछताछ प्रशिक्षण है उसको भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो आई थिंक घंटे भर की हो जाएगी, तो इतना कोई भी देख नहीं पाएगा, काफ़ी आप लोगों के भी लेंदी हो जाएगा। तो चलिए इसका पार्ट 1 तो हम यहीं रहने देते हैं, पार्ट 1 यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 में आप पूछताछ प्रशिक्षण को देखेंगे। तो आई होप कि आपको वो भी काफ़ी अच्छे से समझ में आए, आपको वीडियो पसंद आए, तो उस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपको अलग से फिर उसको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।